नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कहते हैं कि हर वक्त राजनीति भी अच्छी नहीं होती, तब तो बिल्कुल भी नहीं जब देश किसी महामारी का दंश झेल रहा हो। और अगर उस वक्त हौसला बढ़ाने की बजाय ये कहा जाए कि हिंदुस्तान हार रहा है, तो सोचिए कोरोना से लड़ रहे लोगों के दिल पर क्या बीतेगी। दरअसल बीच लड़ाई में ऐसे ही कुछ अलबेले बोल राहुल गांधी ने बोले हैं। राहुल गांधी के बयान में कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक सियासत का हिस्सा है? आओ आज इसी मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, R9 टीवी के एडिटर इन चीफ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। सुना आपने राहुल बाबा का ये बयान? सुना आपने हिंदुस्तान की हार का ये ऐलान? सुना आपने? और जब ये बयान पूरी दुनिया सुनेगी तो सोचिए विदेशों में देश की क्या छवि बनेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। कोरोना पर पॉलिटिकल पोथी पन्ना पलटने में देश की पुरानी पार्टी के पालनहार ये भूल गए कि ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। ऐसे में हिंदुस्तान के हार का मतलब 130 करोड़ लोगों की हार होगी। तो बकौल राहुल गांधी, क्या वाकई हार गया हिंदुस्तान? क्या हार गए हमारे कोरोना वॉरियर्स? या वो अपनी हताशा का तमाशा कर रहे हैं? माना कि भारत में कोरोना पीक पर है, लेकिन हिंदुस्तान की हिम्मत और जीत की हकीकत ये आंकड़े बता रहे हैं। मरीजों के आंकड़े देखें तो भारत में 1 लाख की आबादी पर 10.1 कोरोना संक्रमित हैं, जबकि दुनिया का औसत देखा जाए तो 1 लाख की आबादी पर 72 कोरोना मरीज पाए गए। भारत में दूसरे देशों के मुकाबले डेथ रेट बेहद कम है। भारत में प्रति लाख आबादी पर पहले डेथ रेट 3.31 था, वहीं अब 2.87% है। वहीं स्पेन में 59.2, इटली में 52.8, ब्रिटेन में 52.1, फ्रांस में 41.9 और अमेरिका में 26.6% है। रिकवरी रेट के मामले में भारत दूसरे देशों से बहुत आगे है। रिकवरी रेट करीब 42% से ज्यादा है, यानी हर 100 में करीब 42 मरीज ठीक हो रहे हैं। जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। बावजूद इसके राहुल बाबा भूल गए कि सरकारें बीमारी नहीं रोक सकती। अगर रोक सकती तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका असहाय नहीं होता, चीन की सरकार चित्त नहीं होती, जर्मनी में इतनी जानें नहीं जाती। हाँ, सरकारों का काम होता है फील्ड मैनेजमेंट। मुझे आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। बहरहाल मोदी पर मुखर होने के चक्कर में राहुल गांधी ने देश के मनोबल को चकनाचूर करने का काम कर दिया। सवाल यह है कि अब बीच लड़ाई में इस बयान की प्रासंगिकता क्या है? क्या उनके पास कोई प्लान है या कोरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी? हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। तो दुनिया देख रही है हिंदुस्तान को। कोरोना जंग जीत भी लेंगे हम, लेकिन सियासत के गलियारे से आते बयान और उन बयानों से होता देश के संयम का अपमान
क्या कहता है। हिंदुस्तान की सरकारों और सिस्टम ने, कोरोना वॉरियर्स ने बेहतर काम किया, इसी पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, नवीन श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, विजेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, उदिता त्यागी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ, अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी, ऐसे टाइम पे जब कोरोना की जंग को लेकर दुनिया भारत को देख रही है और ये आंकड़े जो हमने दर्शकों को दिखाए, ये आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया में कोई भी देश भारत से ऊपर नहीं है। राहुल गांधी का बयान क्या कहता है? सियासी है या फिर कुछ दम है? देखिए, मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि ये बयान उस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे का बयान है जिस पार्टी ने लगभग आधी शताब्दी तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने। राहुल गांधी जी के तो रक्त में ये सब समझ होनी चाहिए थी। उनके परिवार से ज्यादा देश किसने चलाया और कौन जान सकता है। उन्होंने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे। राहुल जी एक सामान्य बात मुझे लगता है विस्मृत कर गए। परिवार कोई संकट में आता है तो परिवार का मुखिया क्या ये घोषणा करता है संकट आते कि आप सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब मृत्यु का समय है, इस संकट से कोई नहीं बचेगा, अपने अपना पिंडदान कर लो, गरुड़ पुराण की व्यवस्था करो। कोई बोलता है? नहीं ना। अस्पताल में भी व्यक्ति यही कहता है चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा, फिर बाहर, फिर अस्पताल से छुट्टी होगी और फिर आप अच्छे से चलेंगे। यही कहते हैं ना लोक जीवन में। तो राष्ट्र जीवन में इसके विरुद्ध बात कोई कैसे कहेगा? कि किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो सकता है जो अपने देश से कहे कि इससे कभी नहीं मुक्त होगे और सब लोग मरोगे? तो उसको प्रधानमंत्री होने का अधिकार नहीं, राष्ट्रपति होने का अधिकार नहीं। राहुल जी ने कहा हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हो गया। मतलब अगर मैं इसको सरलीकृत कर दूं तो हिंदुस्तान फेल हो गया इस लड़ाई में, क्योंकि इसकी दवा तो है नहीं, लॉकडाउन ही दवा है। आंकड़े इसके विरुद्ध खड़े हैं, राहुल जी की इस अवधारणा के विरुद्ध आंकड़े खड़े हैं। आप नरेंद्र मोदी से सहमत हो सकते हैं, भाजपा से सहमत हो सकते हैं, देश से असहमति का अधिकार नहीं किसी को, देश के मनोबल को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं। अपनी अपनी दुकान अपने अपने पास रखो भाई, कैसी नासमझी हो, कोई पार्टी हो। क्या इस बात को आप झुटला सकते हैं कि विश्व भर में जो मृत्यु दर है कोरोना से, उससे आधे से भी कम भारत की मृत्यु दर है? क्या झुटला सकते हैं आप? झुटला दीजिए तो मैं आपको श्रेष्ठ मान लूंगा और पत्रकारिता से तिलांजलि दे दूंगा, कहूंगा भाई शायद मेरे पास तथ्य सही नहीं आते। दुनिया के जिन मुल्कों में बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं नागरिक, उन सारे मुल्कों में, मैं फिर जोर से कह रहा हूं, सारे मुल्कों में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत का है कि नहीं है? अगर है, प्रति 10 लाख संक्रमित आबादी का जो रेशियो है वो दुनिया में है 70 लगभग, यानी प्रति 10 लाख में दुनिया में 70 आदमी संक्रमित है और भारत में है वो लगभग 10 पॉइंट समथिंग। क्या यह अंतर नहीं दिखता? क्या इसके लिए चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी? दुनिया भर में 10 लाख में 70 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारे यहां 2 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस लड़ाई में मैं मानता हूं सबसे बड़ी बात है वो है कि मृत्यु दर को आपने नियंत्रित किया कि नहीं किया। और अगर मृत्यु दर को आपने नियंत्रित करके रखा तो 14 दिन के बाद आदमी ठीक होकर आ ही जाएगा। मैंने राहुल जी को आज सुबह जब देखा तो मैं हैरान रहा। मुझे लगा ये कैसा दृश्य भाई, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा परिवार जिसको सारी चीजों की समझ, सारे तथ्यों की समझ, वो इसी वाणी बोलेगा। किसी देश में आप ऐसी वाणी सुन रहे हैं वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन की, बड़े नेता की? नहीं ना। और बीच युद्ध में कोई ऐसा बोलता है क्या बाबा लड़ाई खत्म तो होने दो,
उसके बाद बैठ के फरिया लेना, एक शब्द है पूर्वांचल में फरियाना, फरिया लेना। कोई भाग रहा है कहीं, यही मैदान यही घोड़े लड़ लेना। गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक जो आदमी टीवी देख रहा है उसको लगेगा अगर भाई राहुल जी ने कह दिया आप फेल हो गए, इसका मतलब अब मरने की बारी आ गई, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसका मनोबल टूटेगा दोस्त, इसलिए मैं बहस लेके आया। प्रबंधन पर आप दूसरी बात कह सकते हैं जब सामान्य काल हो, लेकिन जब युद्ध काल हो तो देश को एक स्वर में बोलना चाहिए युद्ध के लिए। मैं विजयन सिंह के पास सबसे पहले चलूंगा, जो मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजयन जी, मैं हैरान हूं, युद्ध काल में, बीच युद्ध में ऐसी घोषणाएं क्यों? क्या ये घोषणाएं मनोबल नहीं तोड़ती? और क्या ये घोषणाएं उन आंकड़ों को नहीं नकारती जो आंकड़े सार्वजनिक जीवन में हैं इस वक्त उपस्थित, कि दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर हमारी, मुझे तो दुनिया में सबसे तेज रिकवरी रेट हमारा। जी, मैं तो हैरान हूं कि आपने डिबेट में मुझे क्यों बुलाया, जब सारी धारणा सारा चीजें निकाल के आप बैठे हुए हैं, सब तय किए हुए हैं। कि आपको राहुल जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव देख रहा था। उन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री जी की निंदा नहीं की, और जो ये मरने और जीने की बात आप कर रहे हैं ये भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन फेल हुआ है। लॉकडाउन फेल हुआ ना, तो सरकार ने तो केवल लॉकडाउन ही लगाया और दवा तो सरकार 1.5 लाख पहुंच गए तो उसे फेल ही कहा जाएगा। जितना आप समझदार हैं, दूसरे के पास भी थोड़ी बहुत बुद्धि है कि 500 पर लगाया गया था लॉकडाउन, अब 1.5 लाख है तो उसे फेल ही कहा जाएगा। हम लोग चिल्ला रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बाहरी लोगों को निकाल दीजिए तब लॉकडाउन लगाइए, तो आपने 1 मिनट का समय नहीं दिया। अगर उसी समय लोगों को निकाला गया होता तो शायद इतनी संख्या भी हमारे यहां ना बढ़ती हो। ये तो ईश्वर का सौभाग्य है, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं। वरना आप ये भी पढ़ लेते कि कल हाई कोर्ट गुजरात में वहां के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर मैं जांच करा लूं तो 75% गुजराती कोरोना पॉजिटिव निकलेगा, तो इसको आपने सुना ही नहीं होगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, जब सब चीज की तुलना कर रहे हैं तो आप ये भी तुलना करिए ना कि अमेरिका अपने लोगों को $12,000 दे रहा है प्रति महीना, आप 500 रुपया दे रहे हो। तो जब तुलना कर रहे हो तो सारी चीजों को तुलना करो। आदरणीय राहुल गांधी भी इसी हिंदुस्तान के पार्ट हैं। 130 करोड़ जनता जो आपकी है वो मेरी भी है, हमारी भी जवाबदेही, हमारी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या कहा कि पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पर लड़ते थे, आज भी वो फ्रंट फुट पर आए तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। इस चीज को आपने नहीं पकड़ा। तमाम पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा जिसमें वो चाहते तो सरकार की निंदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निंदा नहीं किया। उन्होंने कहा पास्ट में क्या हुआ हम उस पर नहीं जाना चाहते। उन्हें एक जनरल सवाल पूछा सरकार से कि अब आगे की रणनीति क्या है। हम लॉकडाउन पहले हमने बिल्कुल सुई रोक दिया, मंदिर की घंटियां बंद करवा दी, फिर हम शराब बिकवाने लगे। आपने समय समय पर गलत फैसले लिए। आपने हवाई जहाज चलाया अग्निहोत्री जी, मैं भी आप जितना समझदार थोड़ा बहुत हूं, सबसे ज्यादा जो कोरोना इफेक्टेड लोग भारत में हुए हैं वो हवाई जहाज वंदे मातरम से आने वाले लोगों से हुए हैं। लेकिन आप चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि देश में एक ही आवाज हो। और आपको मैं स्मरण करा दूं कि इस परंपरा की शुरुआत आदरणीय मोदी जी ने किया था। ठीक है भाई, अगर आपको याद ना हो ठीक है तो 26 आगे आपके पास दूसरे मेहमानों को भी ले आऊं बहस में, फिर आऊंगा आपके पास। ठीक है, फिर आऊंगा विजय सिंह। तो 27 तारीख को आदरणीय मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आऊंगा, दोबारा आऊंगा विजय सिंह, दोबारा आऊंगा आपके पास। अभी रुको, बाकी मेहमानों को भी ले आऊं बहस में, अभी रुकना होगा। नवीन श्रीवास्तव हमारी भी जवाबदेही, हमारी भी जिम्मेदारी है। भाई तो रुकोगे कि नहीं? हमारी भी पीड़ा लोगों के लिए है। अच्छी बात है, होना चाहिए तो हम भी हारेंगे। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, जवाबदेही होनी ही चाहिए। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो लोग भी वोट मांगते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदारी है हिंदुस्तान के आवाम के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। नवीन श्रीवास्तव, सरकार के स्तर पर एक ही कदम है, बाकी काम तो डॉक्टर कर रहे कि विटामिन सी देना है, कि नींबू पानी देना है, कि गुनगुना पानी पियो, वैद्य और डॉक्टर।
क्वारंटाइन आदमी खुद अपना कर रहा है। एक ही है लॉकडाउन, और जब लॉकडाउन फेल ये घोषणा हो जाए तो इसका मतलब जो किया धरा वो सब गलत। अमिताभ जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आज इस कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई है और इस लड़ाई में हम बहुत हद तक अब विजय पाने में सक्षम हुए हैं। सारे आंकड़े इस बात के गवाह हैं, कोई माने या ना माने यह उसका विषय है, वो ना माने, लेकिन आपने दिखाया सारे आंकड़े कि चाहे वो 10 लाख की आबादी पर मृत्यु दर हो, चाहे रिकवरी दर हो, चाहे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या हो, वह पूरे दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर कर पाए हैं। सुन लीजिए जरा, अब वजेंद्र जी सुन लीजिए, अब जरा गंभीर आदमी है, सुन लीजिए जरा। ये सरकार की नहीं, ये किसकी देन है ये सब दुनिया जानती है। मैं 2-3 चीजें अमिताभ जी कहना चाहूंगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उनके नेता भी कहे, हमारे अभी मित्र प्रवक्ता महोदय भी बहुत सारी चीजों कहे। कोरोना संकट के पहले आधी शताब्दी जिसने देश में राज किया, उनकी सरकारों में देश में वायरस जांच करने का एक लैब था सिर्फ पुणे में, आज 600 से अधिक लैब काम कर रहे हैं। महामारी आई, समस्या आई, हमने व्यवस्थाओं को बढ़ाने का काम किया है। दूसरी बात, जो लगातार आपने एक बात की चिंता जाहिर की कि भारत की छवि क्या होगी, लोगों के मन में क्या होगा जब एक बड़ी पार्टी का नेता इस प्रकार से निराशाजनक बात करता है कि साहब सब कुछ लूट गया, लॉकडाउन फेल हो गया। मैं अमिताभ जी 2 घटनाएं बताना चाहता हूं। एक तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और श्रीमान राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार द्वारा पारित एक विधेयक को फाड़ के कूड़ेदान में फेंका था, नंबर 1। नंबर 2, संसद में बहस करते हुए बहुत गंभीर चर्चा करने के बाद अचानक गए प्रधानमंत्री जी के गले मिले, वो भी ठीक था। लेकिन जिस प्रकार से आंख मारने की उन्होंने घटना की, इसलिए पूरा देश उनको कितनी गंभीरता से लेता है यह पूरा देश जानता है। श्रीमान राहुल गांधी के कहने से कोई पैनिक की बात नहीं है, लोग उसको एक मस्खरे की बात की तरह ही लेते हैं, उससे अधिक गंभीरता से नहीं लेते हैं। जी ठीक। अनुराग भदौरिया, कोरोना पार्टी उत्तर प्रदेश में बताने वाले मुख्यमंत्री को लोग सीरियसली लें, अमिताभ जी बताइए इनको। ठीक है, ठीक है, आएंगे तब लड़ने का अवसर देंगे। अभी एक बार, अभी रुको, अरे रुको भाई विजेंद्र बाबू, आप भी अति किए, रुको, अभी बाकी लोगों को भी बहस में ले आऊं, फिर अवसर मिलेगा ना। आप नवीन जी की बात का उत्तर दीजिएगा, अभी सोच के रखिए। अरे तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अनुराग भदौरिया, अमिताभ भाई आपने तो ऐसी मिर्ची इनको छुलाई है। ठीक है, अनुराग भदौरिया, चिल्लाएंगे। अनुराग भदौरिया, ये क्या मसला है मैं समझ नहीं पाया। लेकिन इनकी पार्टी अचानक से पूरा देश अचानक से हिंदुस्तान के सारे परिश्रम को, श्रम को जो लॉकडाउन के जरिए भारत ने किया, उसमें 135 करोड़ लोगों ने सबने कंट्रीब्यूट किया, कम या ज्यादा। जो घर में रहा उसने भी देश के लिए कंट्रीब्यूट किया लॉकडाउन में। उसको हम अगर असफल घोषित कर देंगे तो क्या संदेश जाएगा इससे? देखिए, एक चीज अमिताभ जी मेरा इसमें मानना है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है देश के अंदर में, हर व्यक्ति परेशान है। सरकार की जिम्मेदारी होती है, आप इसी तरह जानते हैं, क्योंकि सरकार यहाँ केंद्र में भी है, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आपने देखा कुछ दिनों से, और मुझे तो आप पे तो बहुत ही यकीन रहता है क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके अंदर देश की पत्रकारिता की सोच बसती है, ये जो मुद्दे भटकाए क्यों जाते हैं? परेशान है आदमी। आपने देखा मजदूर कितना परेशान है, तो कभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि 50% वहां से आया तो कोरोना का था, 75% महाराष्ट्र से आया तो कोरोना का था, दिल्ली से 50 आया तो कोरोना का था, 25% कहीं और से आए। मतलब इस तरह की बातें जब प्रदेश में होती है कि आप कोरोना काल में भी सीरियस नहीं है, कोरोना काल में भी 75% बोल दे रहे हैं, 75% का आप अंदाजा नहीं लगा रहे हैं कि आप बोल क्या रहे हैं। 50% आप दिल्ली से, मतलब आप लाखों की संख्या में, इसके मतलब आप यहाँ कोरोना संक्रमित हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में, लेकिन आंकड़ा हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हजारों में देती है। तो आप मुझे बताइए कि सीरियस है कौन यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये क्या सीरियस बात है कि आप कोरोना काल में भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि भैया 75, 50 और 25? ये कोई क्या मार्केट में हम लोग थोड़े हैं? आप या तो आप संख्या ऐसी बताइए, इसके मतलब हमारे यहाँ के, इसके मतलब कोरोना संक्रमित लोग गाँव घर घर में घूम रहे हैं, इसके मतलब सरकार नाकाम हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, पकड़ी नहीं पा रही है कोरोना की बीमारी यहाँ पे है कितने? ये कृपया क्लियर बताए कि कोरोना के कितने लोग हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में हैं। तो इस तरह इस महामारी के वक्त भी अगर इतनी हल्की राजनीति हो,
इतनी हल्की बातें हो अगर ये चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जैसे लोगों के पास है। आपने देखा मंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश के क्या कह रहे थे, इन्हीं लोगों के लिए कह रहे थे। उत्तर प्रदेश के लोग जब आ रहे थे कह रहे थे ये चोर डकैत की तरह आ रहे, तो क्या सस्पेंड किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? अगर सीरियस होती तो सरकार सस्पेंड करती उदयवांशी को। इतनी हल्की बात आपने क्यों की कोरोना काल में? नहीं कर सकते आप। दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ये मौत के सौदागर है, मौत लेके आ रहे हैं, तभी सस्पेंड करना चाहिए था। इनके सांसद जी कह रहे हैं कि नहीं, ये कपड़ों से तो गरीब लगते ही नहीं है। इसके मतलब कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सब ये कोरोना काल को हल्के में ले रही है और गरीब मजदूरों का मजाक उड़ा रही है, जनता का मजाक उड़ा रही है। ये बोल के अगर आपने एक्शन ले लिया होता इनके ऊपर में तो शायद हम समझते हैं कि आप इसको सीरियस ले रहे हैं। आपने मंत्रियों के ऊपर में तो एक्शन लिया ही नहीं। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के ऊपर राजनीति कर रहे हो, उनको अपना समझ नहीं रहे हो। अगर उनको अपना समझते हैं तो उनके लिए गाड़ी भी भेजते, ट्रेन भी भेजते, सामान। अनुराग भदौरिया, ये आपकी बातें सारी, अनुराग भदौरिया आपने अपनी बातें सारी कही। मेरे प्रश्न का उत्तर अभी अब प्रतीक्षित है, फिर मैं उदिता त्यागी के पास जाऊंगा। मैंने कहा कि किसी देश के इतने बड़े नेता को यह कहना क्या वांछित है, आवश्यक है कि देश का लॉकडाउन फेल हो गया? देश के लॉकडाउन का मतलब है 60 दिन की तपस्या 135 करोड़ लोगों की। छोटी बात है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 75% लोगों को ये बोल देना कि ये छोटी बात है क्या? कि 75% लोग महाराष्ट्र से आए हैं, ये छोटी बात है क्या? कि हमारे अंदर 10 लोग, यहाँ पे 10 लाख आदमी इसके मतलब कोरोना संक्रमित है। एक चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की बातें बोलेगा, छोटी बात है क्या? हम क्या बताइए, पत्रकारिता के नाते बताइए। ठीक है, अरे भाई अभी एक बार सबसे बात कर लूं, फिर लड़ने का अवसर दूंगा, एक बार सबसे बात कर लूं। मित्र उदिता त्यागी, वही सवाल मेरा, ये लड़ाई पूरा देश लड़ रहा, ना कोई नगर पालिका लड़ रही, ना चुंगी लड़ रही, ना राज्य की सरकार लड़ रही, ना केंद्र की सरकार लड़ रही, पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। और इतनी बड़े संक्रमण से, इतनी बड़ी बीमारी से कोई सरकार किसी देश की निपट भी नहीं सकती। अगर हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया, तो 130-35 करोड़ लोगों ने 60 दिन जो तपस्या की, अपनी दुकान बंद करके, अपना रिक्शा खड़ा करके, अपना ऑटो खड़ा करके, वो सारी तपस्या पर पानी फिर गया। उनको लगेगा कि भाई हम पता नहीं गलत प्रक्रिया कर रहे थे क्या देश के लिए? ये मैं समझ ये नहीं पा रहा कि इस वक्त बीच युद्ध में इस वक्तव्य की जरूरत क्यों आन पड़ी। अनुराग अग्निहोत्री जी, जो हम लोग सुनते आए हैं अब तक कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आदमी युद्ध में जाते वक्त मन मजबूत करके, मनोबल मजबूत करके जाता है, तब लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। इससे पहले संभव नहीं है। कोई भी जो युद्ध लड़ा जाता है वो मानसिक और फिजिकल दोनों रूप से लड़ा जाता है। और अगर आप इस इतने महायुद्ध के बीच में इस प्रकार की एक बात शुरू कर देते हैं कि पूरा लॉकडाउन ही फेल हो गया, तो जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो सड़कों पे हैं, जो घर दुकान बंद करके घरों में बैठे हुए हैं। आप सोचिए उनकी इस टाइम पर क्या हालत होगी। एक देश की इतनी बड़ी पार्टी का इतना बड़ा नेता अचानक से एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि भाई ये सारा लॉकडाउन फेल है। अब आप एक बात और सोचिए, कुछ अनुयायी अगर भाजपा के हैं तो कुछ कांग्रेस के भी तो हैं। चलिए, सारे लोग इनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आधे लोग तो ऐसे भी होंगे जो इनकी बात मानेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये एक सही डिसीजन किसी भी पार्टी के किसी इतने वरिष्ठ व्यक्ति का हो सकता है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नकारात्मक राजनीति है। राहुल गांधी जी को इस प्रकार का कोई भी बयान जी संकट काल में वैसे भी बड़े लोगों को बहुत संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो किसी भी पक्ष के हों। जिनकी बात देश सुनता है उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी वाणी पर ज्यादा संयम रखें। आप ये देखिए कि जो कांग्रेस के सारे अनुयायी हैं, जो कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं, वो तो राहुल गांधी जी की बात को मानेंगे ना, लेकिन वो भी तो लॉकडाउन में अंदर ही बैठे हैं। उन पर क्या बीतेगी? मतलब ये तो मनोबल तोड़ रहे हैं पूरे देश का। पूरे देश जो इतनी कठिन तपस्या में जुटा हुआ है, क्या ये तपस्या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए की गई है? नहीं, ये पूरे देश के लिए की गई है। और ये लॉकडाउन का ही नतीजा है कि आज आपके यहाँ डेथ रेट इतनी कम है और रिकवरी रेट इतनी ज्यादा है। लॉकडाउन अगर उस टाइम नहीं लगता तो उस टाइम आपके देश में क्या सुविधाएं थी बताइए?
उसके बाद आपने सारे कोविड के हॉस्पिटल्स बनाए हैं, पीपीई किट का आपने बनाना शुरू किया है, मास्क का, सैनिटाइजर, दुनिया भर की चीज अब देश बना पा रहा है। संक्रमण से तो बचाया इस 2 महीने के लॉकडाउन ने हमें। अगर उस टाइम पे भी लोग सड़कों पर ही रहते तो आपको नहीं लगता ये संक्रमण बहुत बुरी तरह से फैल जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा संकट होता है। मतलब आप ये सोचो, टाइम अगर नहीं लगाते, तैयारी को शादी थोड़ी ना हो रही है कि जिसके लिए पहले कार्ड छपेंगे, लोगों को बटेंगे, उसके बाद बैंड बाजा बारात आएगा, तब लॉकडाउन लगेगा। ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। ये भी तर्क ठीक है, ठीक है। ये उदित जी ठीक है, मैं नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा। एक बड़ी चीज ये है जो मुझे लगती है, किसी भी दृष्टिकोण से चिंतन करके देख लीजिएगा, बस पार्टी का चश्मा हटा दीजिएगा, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये चश्मा अगर आप हटा देंगे तो किसी भी दृष्टि से चिंतन करके देख लीजिए, आज की हकीकत ये है, कोई कलेक्टर, कोई सीएमओ, कोई अस्पताल, कोई सरकार दुनिया भर की कहीं नंबर नहीं छुपा सकती। और जिसको कोरोना है पॉजिटिव, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो 14 दिन के भीतर वो गिर भी पड़ेगा, ये भी तय है। कोई कोरोना झुंझुना तो है नहीं कि जेब में रख के घूमेंगे। अगर करोड़ों लोग गिरे दिखते तो कोई सरकार झूठ बोल के क्या हासिल कर लेती और कैसे बोल लेती। और आजकल तो इतना सतर्कता हो गई, सरकार छोड़ो, कांग्रेस, भाजपा, सपा छोड़ो, पड़ोसी जीने नहीं देते हैं। किसी को छींक आ जाए तो पड़ोसी उसको जीने नहीं दे रहे, वो तत्काल 100 नंबर पर फोन कर रहे हैं कि इनको ले जाओ। कैसे नंबर छुप जाएगा? नवीन श्रीवास्तव, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, उनकी आपत्ति ये है कि राहुल गांधी ने जो बोला, चलो वो बोला, उस पर वो नहीं, वो जो बसपा लाइन लिए हुए है उधर नहीं जाना चाहती सपा भी कह रही कि मैंने कांग्रेस को भी सपोर्ट करके चलो। लेकिन उनकी आपत्ति ये है कि भाई ये जो बयान आया कि इतने % यहां से संक्रमित आए, इतने % यहां से क्यों आए, इतने % वहां से आए, उस पर समाजवादी पार्टी की ज्यादा आपत्ति है। नवीन श्रीवास्तव। अमिताभ जी देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, आशावादी, निराशावादी। गिलास आधी खाली है, गिलास आधी भरी है, यह सोचने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ये कहा कि बाहर से आए हुए लोगों में जो संक्रमित लोग हैं उसमें 75% ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, बाकी बचे में 50% ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से आए हैं, और अन्य राज्यों से आए हुए लोगों का बचे हुए लोगों में प्रतिशत उन्होंने बताया। लेकिन जब योगी जी और मोदी जी की सरकार ने कोरोना से संक्रमण, इस महामारी में जन सहयोग से, सबके सहयोग से एक लंबी लड़ाई लड़ी है और उसमें कुछ हद तक विजय प्राप्त की है, तो विपक्ष के पेट में पानी नहीं पच रहा है। हमको राजनीति करनी है तो हमको विरोध करना है, चाहे किसी भी मुद्दे पर करें, वो गंभीर हो न गंभीर हो, देश हित में हो, समाज हित में हो न हो, इसका कोई मतलब नहीं है। और सकारात्मक राजनीति के बजाय नकारात्मक राजनीति, ये सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और ये एक दूसरे के बयानों को, ये लोग कहीं एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमारी लड़ाई भाजपा से, हमारी मोदी के काम से है, हमारी योगी के काम से है, हम साथ में मिलकर भी लड़के इनका कुछ नहीं कर पाए। आज तो इन्होंने इतना किया है, तो इनसे इसलिए इस प्रकार के कीचड़ में पत्थर फेंक के भागने वाला काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को जिस प्रकार से अपने हिसाब से हमारे अनुराग भदौरिया जी, चाहे हमारे मित्र ब्रजेंद्र जी, चाहे अन्य लोग उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको अगर आप देखेंगे, समझने का फेर होता है। जाकि जैसी मूर्त वो मुझको याद नहीं है कि उन्होंने कहा कुल पॉजिटिव जो है, भावना जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं उसमें % ये है, ना कि कुल आने वालों में। आप देखो जी, अच्छा, आप तो अमिताभ जी इतने देख रहे हैं कि घुमाने वाली, मुद्दों को घुमाने वाली कोई पार्टी है। मैं इनसे पूछता हूँ, आप कब तक घुमाएंगे? ये बताइए, आपके मंत्री तो आपने कुछ नहीं बोला था, उसमें भी कुछ घुमा दीजिए। आपके मंत्री कह रहे थे जो आ रहे हैं ये मौत के सौदागर, उसमें भी कुछ घुमा दीजिए। आपके सांसद जी ने भी बोला था कि कपड़ों से पहचान होती है, उसमें भी घुमा दीजिए। आप बताइए, ट्रक में डाल के आपने औरैया। अरे अनुराग भाई, पहले मुख्यमंत्री पर बात करिए। अब मुख्यमंत्री का मैंने जवाब दे दिया तो विधायक और सांसद पे आ गए, उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। और आप लोग को शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतने साल सरकार में रहने के बाद आपका एक कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरा। इसी लखनऊ में जहाँ आप रहते हैं, शहीद पथ से हजारों मजदूर गुजरे, क्या 1 गिलास पानी भी लेके आप गए? पता था मोबाइल पे रोक,
आपके नेता की पत्नी 2 दिन मीडिया को लेकर कुछ गिलास पानी बांटी, उसी को आपने प्रचार किया। क्या लोकतंत्र में एक विपक्षी दल होने के नाते आपका कोई कर्तव्य नहीं है? राजनीतिक पैसा कमाने के लिए करते हैं, समाज सेवा करना आपके उसमें नहीं है। ना एम्बुलेंस है, अमिताभ जी पूछिए, समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कहीं सड़क पर उतर के किसी की मदद के लिए खड़ा हुआ क्या? मैं तो सिर्फ आपसे इनके लिए राजनीतिक पैसा कमाने का है, एक जरिया है, समाज का सेवा करने का जरिया नहीं है। इसलिए ये मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो किसने सामान किया? समाजवादियों ने किया, उसको 1 लाख पैसा आधी मदद देके। आपने देखा महिला जब यहाँ से 15 साल की बच्ची साइकिल से गुजर के गई दरभंगा तक, तो लोग उतर के गए, लोगों को 1 लाख रुपया बांट देने से आप समाज सेवा नहीं हो गई। तो 1 लाख रुपए अनुराग भदौरिया जी, आप बताइए, आप बताइए, लखनऊ में एक तस्वीर अपनी दे दीजिए जहाँ पे आपने किसी की मदद की हो। आप तो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरा है, प्रवक्ता है, अध्यक्ष के बहुत करीबी है, वो हमारा आप कई जगह का जरा बता दीजिए। आपके नेता ट्विटर खेलते हैं बैठ के, मदद करेंगी और रोड पे खड़े होके खाना खिला। जनता सब देख ही रही है अनुराग जी, चिंता मत करिए, जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करिए। जनता की मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कृपा करके भ्रमित करने का काम मत करिए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुको भाई, नवीन बाबू रुको, अनुराग आप भी रुकिए, नवीन श्रीवास्तव आप भी रुकिए, मैं ब्रजेंद्र सिंह के पास चलूंगा, ब्रजेंद्र सिंह, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, शोभन मुखर्जी अमेरिका में ये सार्वजनिक संक्रमण की जो विधा है इसकी शोधकर्ता हैं और रिनाउंड स्कॉलर हैं, बहुत काम किया उन्होंने दुनिया में इस पर। उनको और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया को, दोनों को मैंने सुना, दोनों की वो दोनों हमसे, आपसे, राजनेताओं से ज्यादा जानते हैं इस विषय को, ये तो मानना पड़ेगा। उन दोनों ने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो भारत अप्रत्याशित संकट में फंस गया होता, तब ये नंबर 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कहीं भी जा सकता था अगर लॉकडाउन नहीं होता। अमिताभ जी, विजय सिंह, जैसे आपको भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, उसी प्रकार से डॉक्टर गुलेरिया को भी ये खटखड़े में खड़े कर देंगे अभी। अरे नहीं, उनकी बात नहीं। हाँ, देखिए, जैसे गोदी मीडिया कह देते वैसे गोदी डॉक्टर कह देंगे। नहीं, मुझे क्या कटघरे में खड़ा करेंगे ये? मुझे कटघरे में खड़ा करने की स्थिति में कोई नहीं। मैं तो मेडिकल गलतफहमी में सच बताएगा ना, नहीं बताएगा, वो सब जिनके हिसाब से सब बिका हुआ है। नहीं, मैं किसी को बिका हुआ नहीं कह रहा हूँ, 7 पीढ़ी की कुंडली बता दूंगा कह रहा हूँ। आपने गुलेरिया जी के, वो दूसरे लोग होंगे, नवीन श्रीवास्तव जी ने कहा, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, मुझे कटघरे में खड़ा करने का जिस दिन साथ जुटा लेंगे बयान है, उस दिन मैं मान जाऊंगा। जून और जुलाई में कोरोना भारत में सबसे पीक होगा। मैं 7 पीढ़ी की जनपद यही बता दूंगा, मुझे गूगल की जरूरत थोड़ी ना दो। अगर आप यम्स वाले गुलेरिया की बात कर रहे हैं तो, और दूसरे मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन पाल साहब, एक जिसको मोदी जी ने नियुक्त किया था, उन्होंने तो कहा था कि 16 मई को कोरोना खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप जिसको भगवान बनाना हो बनाइए, हम 130 करोड़ में जो व्यवहारिक स्थिति है उसको देख करके कहेंगे। भगवान मानेंगे जो आलू से सोना बनाता है, वो सोना भी आप ही बनाते हैं, जो सोना बनाता है वही भगवान की सारी फैक्ट्री भाजपा ही चलाती है। अग्निहोत्री सच का आईना दिखाएंगे। अरे अग्निहोत्री जी एक आदमी है, जैसे मैं हूँ वैसे वो है, सच बोलेंगे, भगवान नहीं है। घरे में खड़े होंगे, तथ्यात्मक रूप से जो चीजें वो कहेंगे उनकी मानी जाएगी। कौन सा तथ्य आप बोल रहे हैं जो मान लिया जाए? आप झूठ बोल रहे हैं। गुलेरिया जी, सच मान लीजिए, गुलेरिया जी ने तो कहा है कि जून जुलाई में 65 लाख हो गए, तो गुलेरिया जी को वेट करिए, देखिए ना कि जाने दीजिए। राजनीतिक रूप से परास्त लोगों की सांत्वना देने के लिए मान लीजिए कि इनके नेता ने बहुत सही कहा, मान लीजिए। बिल्कुल, हमारे नेताजी ने कुछ भी अनुचित नहीं कहा। लॉकडाउन आपने खुद फेल किया है। जिस दिन हमारे 5 सेना के जाबाज लोगों का शव पड़ा हुआ था, आप सेना के वायुयान से फूल गिरा रहे थे, वहां जहां से डेड बॉडी अस्पताल से निकल रही थी, आप ताली थाली बजवा रहे थे 500 आदमी पर। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल उठेगा, सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि केवल ऐसा नहीं कि ताली थाली बजवाइए कोई सुने ना। बिल्कुल सुनेंगे आप लोग। मनोरंजन नहीं, जनता जवाब देगी। जिस जनता का अपमान कर रहे हो, जिस प्रकार से आप जनता कर रहे हो,
बोलने का परिचय दे जनता रहे का हैं, अपमान तो जनता आप कर आनंद रहे हो ले रही लगातार है। सड़कों आप पर। लोग अगर नाराज लोग तो घसीट जनता रहे का हैं, 27 मनोरंजन ना पाए इस किलोमीटर आपदा में। पैदल चल रहे हैं, आप 1000 आपके किलोमीटर नेता और पैदल आपकी चल रहे हैं। पार्टी उस जनता अपमान के का लिए जवाब मनोरंजन का जनता काम कर देगी रही है। आपको। इसके लिए अभी जनता के आप साथ ठीक है, साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद। अवसाद के समय में धन्यवाद। ठीक है, अरे भाई रुकिए, दोनों लोग रुकिए। जनता का ही अपमान कर अवसाद रही है के भाजपा समय दोनों में का केंद्र राज्य में। थोड़ा अगर रिलैक्स होने का कोई उपक्रम हो जाए तो वो बुरा नहीं। समय भी थोड़ा अवसाद का है, बीमारी लंबी चली है, तो बीच बीच में अगर कुछ अवसाद को कम करने वाली चीजें भी आ जाए तो ठीक है। उदिता त्यागी, ऐसे परिस्थितियों में जब समाज खुद लड़ाई लड़ रहा है, मैंने शुरुआत में भी कहा, उसको फिर दोहरा दूं, दुनिया भर के उदाहरण सामने है, कोई सरकार कोरोना से नहीं लड़ सकती, समाज लड़ेगा और समाज के ही माथे जय विजय, जय पराजय समाज की। ठीक, ऐसी स्थिति में जब समाज योद्धा बन के खड़ा हो और उसमें राजनीतिक लोग जिनको इसकी सबसे कम समझ हो बीमारी की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, वो लोग ऐसे ऐसे फतवे जारी कर दें, चाहे इधर के चाहे उधर के, तो सोसाइटी एट लार्ज के मन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर आप कोरोना काल को देखो तो मुझे लगता है मैंने हिंदुस्तान को इतना एक साथ, इतना एकजुट कभी जिंदगी में पहले नहीं देखा। आप ये देखो, हर तबके का व्यक्ति जो कुछ भी मदद कर सकता था दूसरे लोगों की, वो घर से निकला और उसने मदद की, घर में बैठ के मदद की, उस तरह से कि लॉकडाउन में घर रहना है। और लॉकडाउन में जो घर में ऐसे लोग हैं जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है या किसी और चीज़ की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारे समाज सेवियों ने, मैं अगर बात करूं इन्हीं लोगों की जो इतना सारा अभी लड़ रहे हैं और झगड़ा मचा रहे हैं, आप ये देखो कि सोनू सूद का नाम आज कौन नहीं जान रहा है। ये बहुत पूरे भारत के महाराष्ट्र में समाज सोनू सेवियों ने सूद मदद की। लगातार बिल्कुल। घरों को भेज रहे हैं लोगों को। वहीं पे एक राजेश सोलंकी जी हैं, मनीष मुंद्रा जी हैं, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने लाखों लोगों को खाना खिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो मैं वो बता रही हूँ जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पे किया है, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कहीं खाना खिला रहे हैं, कहीं पानी, मतलब जो वो कर सकते हैं, अपने राशन बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, ऐसी टाइम पर जबकि समाज ये पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ लड़ाई लड़ रहा है, सरकार भी अपना पूरा प्रयत्न कर रही है। देखिए जी, ये तो आप मान के रखिए, जो भी सरकार है उस पर आप हमेशा उंगली उठाएंगे। मैं इस चीज को हमेशा मानती हूँ कि विपक्ष का काम ही उंगली उठाना है, लेकिन उंगली उठाने का एक समय भी तो देखो, उंगली उठाने का आप एक मकसद भी तो देखो, आप कैसे समय पर उंगली उठा रहे हो। जब पूरा समाज एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो आप उसका मनोबल ढील, बिल्कुल किसी कीमत पर उसका मनोबल कम मत कीजिए। इस प्रकार की सारी बातों से ऐसे लोगों का मन खट्टा होता है, उन्हें बुरा लगता है कि हम अपने घरों से अपना कमाया हुआ पैसा, अपनी मतलब पूरा जो जमा धनराशि वो खर्च कर रहे हैं, और ये राजनेता जिन्हें कुछ नहीं करना, इनमें से बताइए जो जितने लोग बैठे इतने किन्होंने क्या क्या किया है, तो जो कुछ नहीं कर रहे वो टीवी पे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरा जो एक सिस्टम, एक हारमोनी बनी हुई है उसको बिगाड़ रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? आपको नहीं लगता कि जो हम लोग इतनी लड़ाई यहाँ तक लड़के आए हैं उसको सबको खराब कर रहे हैं? क्यों मनोबल तोड़ रहे हैं देश का? एक प्रतापगढ़ का अनुभव मेरे सामने आया, ये किसी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। प्रतापगढ़ का एक अनुभव मेरे सामने आया, कितनी भारी लड़ाई लड़ रहा वो हो, भी हम और आप लोगों को टीवी पर समझना रोज चाहिए। बैठ के फालतू की बयानबाजी करें। मुंबई से एक नौजवान लौटा, गांव में पॉजिटिव था, होम क्वारंटीन में गया। होम क्वारंटीन में अब ऐसे ही प्रेरणा मिल गई हो टीवी देखकर, या भगवान जाने कहां से उसको प्रेरणा मिली, वो 6 लोगों का परिवार था, 6 लोग मिलकर ताश खेलने लगे। सबकी तबीयत खराब हुई, टेस्ट कराया, पूरा परिवार पॉजिटिव आया। उसने होम क्वारंटीन का मतलब भी नहीं समझ पाया वो बेचारा, कि होम क्वारंटीन का मतलब है अलग रहना, घर में भी अपने को अलग रखना। ये वो हिंदुस्तान है जिसको ये भी बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई होम क्वारंटीन में भी अपने बाल बच्चों से खुद को अलग रखो। उसने समझा, गरीब आदमी ने, कि होम क्वारंटीन का मतलब घर में रहो, बाहर मत जाओ। उस वक्त ही लड़ाई अलग, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा 7 लोगों का परिवार पॉजिटिव हो गया।
इस वक्त जरूरी था हम लोगों को ये समझाते, इस वक्त जरूरी था हम लोगों को खाना पहुंचाते, राशन पहुंचाते, मदद पहुंचाते, उनका मनोबल बढ़ाते। जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो जाके लोगों को बिल्कुल जागरूक करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है तकलीफ उठाने के पहले रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो देश का भला नहीं होगा, ये बात पता है। मैं क्या करता हूँ मालूम है आपको? नहीं मैं तो क्यों बोल रही है बेवजह? आपके टीवी पे बस बोलना है क्या कि बोलने के लिए बोलना है? अनुराग जी, अनुराग भदौरिया, एक सवाल मेरे जहन में आता है। उत्तर प्रदेश की अगर अपन बात करें, दुनिया जहान को छोड़ो क्या हो रहा कहाँ, 4.5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश में, सब शासन कर चुकी। कांग्रेस लंबे समय से नहीं है लेकिन कर तो चुकी लंबे समय तक, बाकी सब तो हाल फिलहाल कर ही रहे। उनके सबके अधिकृत कार्यकर्ताओं को ही का ही नंबर ले लें हम और सबको जोड़ दें, पता है कितनी बड़ी जनसंख्या बैठती है सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओं की। अगर सब मदद के लिए हाथ बढ़ाते तो उतने लोग तो मुसीबत में नहीं थे जितने मददगार हो जाते। संकट कहां था भदौरिया जी? भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा चारों अपने अपने कार्यालय की लिस्ट के नंबर जोड़ दो सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जो क्लेम करते हैं, और मुझे बता दीजिए संकट में कितने लोग हैं। अच्छा जी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं साफ सूत्री बात कर रहा हूं। अभी एक मैडम पता नहीं क्या बोल रही थी, उनको मुझे पता क्या कमी बताइए आप कि जब से लॉकडाउन हुआ है, आप विजुअल आपके पास आते होंगे, सबसे ज्यादा विजुअल आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही रोड पे नजर आए होंगे बांटते हुए। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं समाजवादी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ही रोड पे नजर आए। बाद में पुलिस ने लाठियों से हम लोग को दौड़ा दिया, तो फिर भी गली मोहल्ले में लगे रहे सब लोग, और उसके बावजूद भी सरकार तो हमारी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक सब मैडम भी नहीं बता पाए कि 19,000 ट्रेनें खड़ी रही और सरकार सोती रही। सरकार 19,000 ट्रेनें चला देती, 2 दिन में लोग अपने घर पहुंच जाते। लंबी लंबी बातें जो मैडम यहाँ बैठ के कर रही है, क्वेश्चन नहीं पूछ पाई। अरे क्वेश्चन सत्ता पार्टी से पूछा जाएगा जिसको जनता ने चुना है लोकतंत्र में। लोकतंत्र उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप जात के पास ट्रेनें थी, ट्रेनें चला देते। या लॉकडाउन करने के पहले कोई कंपनी नहीं थी कि 8 बजे आए कि लॉकडाउन कोई तानाशाही है क्या? लॉकडाउन 4 बजे आप सिर्फ 4 घंटे का समय देंगे। अरे पब्लिक कहां से कहां पे है, और आपको यही करना था तो जनवरी में कर देते। जब जनवरी में 13 जनवरी को जब हेल्थ डिपार्टमेंट का लेटर आता है कि यहाँ पे कोरोना का कोई खतरा नहीं है और यहाँ पे फ्लाइट धनाधन उतरती रही। अगर अच्छा शासक कौन माना जाता है या नेता कौन माना जाता है? जो सिचुएशन को भाप ले। आप दिसंबर जनवरी में स्क्रीनिंग शुरू कर देते एयरपोर्ट से, आज हमारे देश की हालत ये नहीं होती। अपनी बात को छुपाने के लिए हम नहीं बोलना चाहते जो कांग्रेस कर रही, कांग्रेस भुगतेगी, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, सरकार अपनी जिम्मेदारी भैया जो कर रहा है सो भुगतेगा। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, भुगतने में तो ये देश है, भुगताई देता है। आदमी गरीब जरूर है लेकिन उसको राजनीतिक तौर पर समझ है फैसला लेने की, ये तो देश ने कई बार दिखाया। ठीक है अनुराग भदौरिया, एक कमेंट भुजेन सिंह से लूंगा, एक नवीन श्रीवास्तव से लूंगा। अनुराग भदौरिया एक मिनट रुको भाई, अरे बाकी सब लोगों को भी बहस में ले लूं। भुजेन जी, वही प्रश्न, हम उत्तर प्रदेश भर की सारी पार्टियों के सदस्यता अभियानों के कुल संख्याओं को जोड़ दें तो मेरे ख्याल से उतने लोग अभावग्रस्त उत्तर प्रदेश में नहीं है जितने कार्यकर्ता हैं हमारे 4 राजनीतिक दलों के पास। इसमें अभी मैंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी नहीं जोड़ी, अनुप्रिया जी की पार्टी नहीं जोड़ी, बड़े ही 4 पार्टी जोड़ी है। नहीं, एक व्यक्ति का हाथ दूसरे व्यक्ति के तक पहुंच जाता तो भी हर गंगे हो जाता। नहीं, आदरणीय अग्निहोत्री जी, केवल वही लोग जरूरतमंद नहीं हैं जो बाहर से आ रहे हैं। इस लॉकडाउन में जो हमारे उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ आबादी में सारी चीजों के रुक जाने से, मैं तथ्यात्मक बता रहा हूं, 67 ट्रक अनाज, गेहूं, चावल हमने जिलों में बंटवाए हैं। 25 जिलों में साझी रसोई चल रही है हमारी। लखनऊ में अपने कैमरामैन को भेज के आज दिखवाइए, सवेरे 1 कुंटल चना जो लोग यात्रा कर रहे हैं, दोपहर में पूरी सब्जी 1000 पैकेट, शाम को लाई चना और गुड़, और रात को फिर पूरी सब्जी। मानवता का काम हम मीडिया को आप दिखवाइए, भेज करके जाकर देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। हमारा एक कार्यकर्ता सेवा धर्म में लगा है,
लेकिन ये 22 करोड़ प्रदेश, 22 करोड़ जनता का उत्तर प्रदेश है। हमारी हैसियत 5 विधायक की है उत्तर प्रदेश में मात्र, लेकिन फिर भी जितना हम कर रहे हैं शायद कोई कर रहा हो। और ये आपने सही कहा कि सारे लोग मिलकर करते तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई बहुत छोटी हो जाती और ये समस्या बहुत छोटी हो जाती। मैं किसी पार्टी पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आदरणीय श्रीवास्तव जी बैठे हैं, एक पैसा बजट एलोकेशन किए बगैर इनकी भी कमेटी किचन चलती रही। अब दुनिया का कोई अजूबा ही देश होगा कि बगैर बजट एलोकेशन के कमेटी किचन चला रहा था। हमारा तो करोड़ों रुपया खर्च हो गया, एक दिन में 40 से 50 हजार रुपया कम्युनिटी किचन में लगता था, और इनका बगैर पैसा खर्च किए ही सब हो गया। नवीन जी तो रिस्पॉन्ड करिए भैया। हाँकना अलग बात है, हमको भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, नवीन जी जनता देगी। रिस्पॉन्ड करिए। जन जन की सेवा, ये रसोई क्या सामुदायिक रसोई का मसला उठा रहे विजेंद्र सिंह। सेवा हमारे खून। अरे रुको तो तब तो जवाब लेंगे भाई। पार्टी का आधार। अरे रुको तो विजेंद्र सिंह को आजाद नवीन श्रीवास्तव। अरे रुको भाई, इसको आगे लेकर बढ़ना हमारी जवाब नवीन श्रीवास्तव है। ये क्या कह रहे हैं विजेंद्र सिंह? किसी सामाजिक कार्यकर्ता की या किसी टीवी चैनल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे आप तो बहुत ही महान हो, आपको किसी कौन सर्टिफिकेट दे सकता है? बिल्कुल सर्टिफिकेट महान वही करो, आप बहुत महान हो। नवीन श्रीवास्तव को जवाब देगी। ये क्या कह रहे हैं, कम्युनिटी किचन का बजट किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक इसको पर्सनल मत लीजिए प्लीज। ठीक है। हाँ नवीन श्रीवास्तव, ये बजट का कुछ मसला उठाया है कांग्रेस ने कि हमारा तो पैसा खर्च हो गया और भाजपा की कम्युनिटी किचन बिना पैसे के चली, बजट एलोकेट नहीं हुआ। अमिताभ जी 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 अमिताभ जी देखिए, अब कांग्रेस के जब आपके अंदर ताकत नहीं होती है तो अपनी बात को कहने के लिए आदमी ज्यादा चिल्लाता है। ये हमारे यहाँ गाँव जैसे मोदी जी जो ये हमारे कहावत है। अब इन्होंने इन्होंने बैठ के जो भी संख्या गिना दी कि इतने ट्रक हमने ये कर दिया, इतने ट्रकों कर। अरे सुन लीजिए हमारा, अब सुनिए भाई, सुन लीजिए। आप विजेंद्र सिंह आपने किया, अभी रुकना होगा। हमको जब आप बोल रहे थे तो सुनिए ना, सुनने का पेशेंस रखिए। व्याकुल भारत मत बनिए अपने नेता की तरह से, अपने नेता की तरह से व्याकुल भारत मत बनिए। भारत नहीं, शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए। बड़ी पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठ के ओछी हरकत कर, ओछी बात कर रहे हैं। आप गंभीरता से सुनिए। क्या कर रहे हैं भाई? बात नहीं सुनना चाहते हैं, दूसरों को बात करने नहीं देना चाहिए। तार्किक बात करिए। केवल नवीन श्रीवास्तव की आवाज आएगी अभी फिलहाल। बात कर रहे हैं आप जी। हाँ नवीन जी, नहीं बोल रहा, दूसरे के समय में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल, तो शांत रहिए आप। सुनिए, शांत रहेंगे, आप धमकी देकर चुप कराएंगे। अमिताभ जी देखिए, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बगैर बजट कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है, कांग्रेस की दिक्कत नहीं, कांग्रेस समाज का अपमान कर रहे हैं आप, देश का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है, कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जो है ना, थोथा चना बाजे घना, तो ये बज रहे हैं, है कुछ नहीं। मैं एक छोटा उदाहरण वो कह रहे हैं 1 कुंटल चना भी बांटते हैं, वो कह रहे हैं 1 कुंटल चना भी बांटते हैं। अमिताभ जी, जिस गाजीपुर जिले का मैं रहने वाला हूँ, वहां पर मैं मंडल का प्रभारी हूँ। मैं सिर्फ गाजीपुर जिले की, ब्रजेंद्र जी को बता दूं, ब्रजेंद्र जी को बता दूं, ब्रजेंद्र जी की बात बता दूं, जनता देखा है जो हुआ है। ब्रजेंद्र जी को मैं जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये जमीन से तो खत्म हो चुके हैं। ये खाली चिल्लाना जानता है, जमीन से तो खत्म हो चुके हैं। जमीन से खत्म हकीकत यह है कि गाजीपुर ऐसे जिले में अमिताभ जी 69 लाख रुपए हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे विधायक, सांसद, हमारे पदाधिकारियों ने इकट्ठा करके मोदी राशन किट और मोदी किचन का खर्चा, सिर्फ गाजीपुर एक ऐसे छोटे जिले की बात बता रहे हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान की बता दिए। गाजीपुर में मैं बता रहा हूं, लखनऊ के अंतर्गत, लखनऊ में हमारे जितने विधायक हैं, हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, सबके द्वारा कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा था। चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे स्वाति सिंह हो, चाहे सुरेश श्रीवास्तव हो, चाहे नीरज बोरा हो, सब 500, 1000, 2000, और पूरे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी केशव प्रसाद मौर्य के विभाग द्वारा 75 जनपद में कम्युनिटी किचन चलाई जा रही थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से हम हवा हवाई थे, और ये धरातल पाताल में घुस गए थे। हम लोग देखते थे कैसे लोग बिलबिला रहे थे सड़कों पर, कैसे लोग भूख से तड़प रहे थे, इनके पास कैसे मजदूर भूखों मर रहे थे। इनके पास कार्यकर्ता है, हमारे पास सब है, खाली हमारे दादा जो है 72
बीघा पुदीना दादा बोए नहीं, थे। हम लोग बांट रहे थे, हम लोग। नहीं, और गर्मी कौन सा में उनके पुदीना भी पास स्वास्थ्य के है? लिए ठीक है। हमारे दादा पुदीना गर्मी बोए थे, में जवाहरलाल नेहरू, पुदीना भी वही स्वास्थ्य हम के लिए काट करके ठीक है। बेच रहे हैं, हम उसी आज का भी हमारे काट पास रहे पैसा हैं, है। आज भी। यही इनकी स्थिति है। आज भी हम ही कर रहे हैं। ये 52 बीघा आप केवल पुदीना के सत्ता की मालिक हैं हनन ये। से सबकी आवाज बंद 52 करना बीघा चाहते हैं पुदीना बस। के मालिक है और वही बेच बेच के ये कर रहे हैं। जनता बताएगी, जो हकीकत गाँव में ये है कहीं कि जाइए, न अपना टीवी जनता में है ना चैनल कहीं देखिए, कुछ है। इंटरव्यू चलिए करके संपादकीय टिप्पणी सुन लीजिए आप, संपादकीय टिप्पणी सुन लीजिए प्लीज अमिताभ जी। मुझे हैरानी इस बात पर होती है, सबने अपनी अपनी किचन बता दी जी। किसी ने कहा मैं 5 लाख पैकेट बांट रहा, किसी ने कहा 2 लाख, किसी ने कहा इतना वजन का सामान, इतने वजन का सामान। जब सब बांट रहे हो और कुछ 100-200 करोड़ आदमी तो आया नहीं पैदल, और मैंने तो पूरा देश प्रदेश की बात नहीं करता, मैंने NH 24 पर देखा, मैं मजदूरों से मिला, मैंने पूछा भाई कुछ खाए हो, किसी ने कहा 2 दिन से नहीं खाया, किसी ने कहा 3 दिन से नहीं खाया। ये बट कहां रहा और जा कहां रहा, दोनों सवाल। अगर बट रहा तो जा कहां रहा। मैंने ऐसे मजदूरों को, उनके परिवारों को देखा जिनके लिए चप्पल का बंदोबस्त करना पड़ा, 200-300 जोड़ी चप्पल मंगवा के उनके पांव में पहनानी पड़ी। जहां से वो गुजरे होंगे वहां नेता भी होंगे, अभिनेता भी होंगे, खद्दरधारी भी होंगे, खाकीधारी भी होंगे, नाना प्रकार के लोग मिले होंगे ना, जो झंडा लिए घूम रहे हैं देश भर में। उनके पांव में चप्पल पहना देते। एक एक केले के लिए मैंने लोगों को संघर्ष करते देखा है, और बांट सब रहे हैं, कह रहे जी मैंने तो खजाना खाली कर दिया। कहां बांटे हो, और बांटे हो क्या वो उतना पर्याप्त है? तो भूख क्यों है सड़क पर, पांव में छाला क्यों था सड़क पर? क्या कांवड़ जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के महाराजपुर से लेके और हरिद्वार तक जो कांवड़ के लिए व्यवस्था होती है, रोड के दोनों तरफ जो शिविर लगते हैं, जिनमें देसी घी का हलवा है, पूड़ी है, कचौड़ी है, समोसा है, डॉक्टर है, पंखा है, बेड है, क्या वैसा नहीं हो सकता था? चुनाव में खर्चा कर सकते हैं, टिकट लेने के लिए 10-10 करोड़ रुपया दे सकते हैं, पार्टियों में टिकट बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, जनता को देने के लिए भाषण है, और फिर कहते हैं हमको मानिए। मेरे मानने न मानने से स्थिति नहीं बदलने वाली। पूरे देश में जो 8 करोड़ मजदूरों ने पलायन किया है पूरे देश में, उनके दिल से जाके पूछिए, वो सर्टिफिकेट देंगे। ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी बहुत जल्दी पार्टियों की, जिनको ये दम्भ है कि हमको किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। इस देश ने प्रमाण पत्र तो इंदिरा गांधी को दे दिया था, बाकी तो छोड़ दो, किसी की कोई हैसियत नहीं। उनसे बड़ा नेता कौन हुआ? इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हरा दिया। गलतफहमी में मत जिए। अपने गढ़ में इसी गरीब आदमी ने, जिस पार्टी को अनुराग रिप्रेजेंट करते हैं, उस परिवार की बहू को नहीं हरा दिया क्या चुनाव? ननकू और रज्जाक बोलता नहीं है लेकिन समझता है। इस गलतफहमी मत जियो कि ना 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 जी हम तो सर्वज्ञ हैं, जो कह दिया वही फाइनल। ये राजतंत्र है क्या? ऐसी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं फिर अपनी बात पर टिका हूं। बीच लड़ाई में यह कहना अनर्थकारी है कि जो प्रक्रिया अभी तक आपने अपनाई दवा की वो गलत थी, फेल हो गई। किसी मरीज से आप ये कह दो कि तुमने 1 महीना जो दवा खाई वो बेकार हो गई, वो तो सदमे में मर जाएगा। सांत्वना देने की भी कोई बात होती है, मनोबल रखने की भी कोई बात होती है। और विज्ञान के आधार पर कहूं तो आप अगर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना चाहते हैं तो भी आपका मनोबल ऊंचा रहेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, अन्यथा दुनिया की कोई दवा आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं दे सकती। चाहे गिलो 5 लीटर गिलो पी लो और दिन भर कच्ची हल्दी खाओ, उससे कुछ नहीं होगा। ये बाबा जी के टोटके हैं,
ये जब तक असर करेंगे, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। ये गिलो, ये हल्दी, ये कपूर, ये फल लहसुन, ये 10 साल खाओगे तब जाके प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। कोरोना तो कर देगा तब तक आपका पूरा हिसाब। तो गरीब मुल्क का मनोबल भी तोड़ेंगे। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करूंगा जी। जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका इतना पैसा दे रहा अपने नागरिक को, इटली इतना दे रहा, मैं बहुत एक परिवार का उदाहरण देके उनको कहूंगा, मेरे पड़ोस में जो रहते हैं वो मर्सिडीज पर चलते हैं, मैं छोटी गाड़ी पर चलता हूं। दाएं जो रहते हैं, जो बाएं रहते हैं वो मोटरसाइकिल पर चलते हैं। तीनों की स्थिति जिसकी जेब जितनी है उतना ही करेगा। सब चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा करें, लेकिन सब अपने बच्चों को दून स्कूल में नहीं पढ़ा पाए ना। दून स्कूल में तो कुछ ही लोग पढ़ पाए, बाकी तो प्राइमरी पाठशाला में पढ़े। तेते पांव पसारिए जेतनी जेती लांबी सोर। क्या हमको भारत की जेब का अंदाज नहीं है? कोई प्रधानमंत्री होता, किसी की सरकार होती, क्या हमको अंदाज नहीं है अपने राजस्व का? क्या हमको पता नहीं है? क्या उद्धव वो कर पा रहे हैं? क्या अमरिंदर वो कर पा रहे हैं? क्या गहलोत साहब कर पा रहे हैं? नहीं, कर भी नहीं सकता कोई। मैं उनको दोष नहीं देता, मैं उद्धव को दोष नहीं देता। उद्धव जितनी क्षमता है लड़ रहे हैं। मैं भाजपा के साथ वहां नहीं खड़ा महाराष्ट्र में कि उद्धव हटाओ, नहीं, ये समय नहीं राजनीति करने का। जो भी है उद्धव के पीछे खड़ा हो दे महाराष्ट्र, वैसे ही देश में मोदी के पीछे खड़ा हो। राज्य का चेहरा कौन? मुख्यमंत्री चुना हुआ। और महाराष्ट्र में आप सेनापति बदलने की बात करो तो मैं उसको भी खारिज करता। युद्ध काल के दौरान सेनापति बदलना आत्मघाती। जी। जब ट्रांसफर रोक दिए देश भर में सरकारी कर्मचारियों के, तो सत्ता बदल दें? नहीं, सत्ता के साथ खड़ा होना चाहिए। तब देश को लगेगा कि आप गंभीरता से लड़ रहे हैं इस बीमारी से। मित्र, बहुत सारे अवसर आएंगे। मैं वो कड़वी बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहने के लिए विवश किया गया। इस देश की शक्ति को कमजोर मत आकिए। इंदिरा गांधी को रायबरेली से हरा के भेजा था, अटल बिहारी वाजपेयी को हरा के भेजा था। बस इतना ध्यान रखिए। धन्यवाद। अनुराग भदौरिया जी, नवीन श्रीवास्तव जी, विजेंद्र सिंह जी, उदिता त्यागी जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान की सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, सिस्टम ने, कोरोना वॉरियर्स ने, यहाँ की जनता ने बड़ी तपस्या के बाद कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की। और इस कोशिश का ही नतीजा है कि दुनिया के पटल पर ये बेहतर आंकड़े हैं जो हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए पहले दिखाए थे। कोई भी देश इन आंकड़ों के इर्द गिर्द भी नहीं। और ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने ये बयान दिया, देश को हरा दिया, और ये बयान सिर्फ और सिर्फ सियासी लगता है। खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।